धुरंधर 2। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर कुछ और? आज हम एक ऐसे ही क्रिटिकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे जो ये तर्क देता है कि ये फिल्म दरअसल मनोरंजन के पर्दे के पीछे एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का काम करती है। तो इस एनालिसिस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, फिल्म एक विज्ञापन के तौर पर कैसे काम करती है। फिर यकीन दिलाने की कौन सी कला इस्तेमाल हुई है। इसके बाद हाल के इतिहास को कैसे फिर से लिखा गया है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या क्या नहीं दिखाया गया। और आखिर में इसका गैस लाइटिंग इफेक्ट क्या है। देखिए, इस एनालिसिस की शुरुआत ही इस बयान से होती है। असम के मुख्यमंत्री का यह कहना इसे एक सबूत की तरह पेश किया गया है। मतलब यह है कि फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फिल्म एक विज्ञापन के रूप में। यहां हम इस तर्क की जड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि एक डिस्क्लेमर, वो एक बहुत पावरफुल एडवर्टाइजिंग टेक्निक का काम कर सकती हैं। फिल्म का डिस्क्लेमर जो हम सब देखते हैं, वो सिर्फ एक लीगल नोटिस नहीं है। सोर्स का तर्क है कि ये असल में हेरफेर करने का एक जरिया है। इसे एक कानूनी चीट कोड कहा गया है। क्यों? क्योंकि सच्ची घटनाओं से प्रेरित जैसी लाइन का इस्तेमाल करके सच और फिक्शन के बीच की जो लाइन है ना, उसे पूरी तरह से धुंधला कर दिया जाता है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता है, केचप की बोतल का। सोचिए, बोतल के सामने तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फ्रेश टोमेटो केचप, लेकिन असली कहानी तो पीछे छोटे अक्षरों में लिखे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ठीक वैसे ही फिल्म का प्रमोशन कुछ और कहता है, जबकि डिस्क्लेमर उसकी असलियत को कहीं और छिपा देता है। तो चलिए अब आते हैं एनालिसिस के दूसरे हिस्से पर, यकीन दिलाने की कला। यहां बात सिर्फ कहानी की नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे के मनोविज्ञान की होगी। सोर्स उन तरीकों की पड़ताल करता है जिनका इस्तेमाल ऑडियंस की भावनाओं को मोड़ने और उन्हें खास नजरिए पर यकीन दिलाने के लिए किया जाता है। एनालिसिस में एक साइकोलॉजिकल टेक्निक का जिक्र है जिसे इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडियंस के मन में पहले से ही एक खास इमोशन पैदा कर दो, ताकि वो आगे आने वाले मैसेज को आसानी से मान ले। जैसे मान लीजिए फिल्म की शुरुआत में ही एक बहुत हिंसक सीन दिखा दिया, तो डर या गुस्से का एक माहौल बन जाता है। इसे और आसानी से समझने के लिए सोर्स एक और उदाहरण देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बेचने वाला आपको पहले एक तीखी मिर्च खिला दे और फिर मिठाई बेचने की कोशिश करे। जाहिर है, जब जबान जल रही हो तो मिठाई की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। बस इसी तरह इमोशनली चार्ज्ड ऑडियंस भी कहानी पर ज्यादा जल्दी यकीन कर लेती है। सोर्स एक और बहुत चालाक टेक्निक की तरफ इशारा करता है, जब फिल्म का विलेन खुद हीरो की ताकत को माने। जैसे यहां देखिए, दाऊद पर आधारित जो किरदार है वही प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। इससे कहानी को एक अलग ही तरह की, कह सकते हैं, विश्वसनीयता मिल जाती है। जब विलन ही हीरो की ताकत की गवाही दे दे तो ये एक बहुत पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। सोर्स इसकी तुलना करता है कि जरा सोचिए, अगर थानोस खुद कहे कि जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे हाथ कांपने लगे हैं, तो क्या कोई स्पाइडरमैन की ताकत पर शक करेगा? कभी नहीं। तो अब हम आते हैं एनालिसिस के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हाल के इतिहास को फिर से लिखना। यहां हम देखेंगे कि सोर्स किस तरह फिल्म के दावों को फैक्ट्स और डेटा के सामने रखता है और कहानी और हकीकत के बीच का जो फर्क है उसे सामने लाता है। फिल्म में एक नैरेटिव बनाया गया है। एक सीन है जहां एक आईएसआई अफसर यह दावा करता है कि 2014 में मोदी की जीत को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दी थी। सोर्स इस तरह की कहानी को व्हाट्सएप फॉरवर्ड नैरेटिव कहता है। लेकिन सोर्स इसका जवाब भी देता है। उसका तर्क है कि इस तरह की कहानियों का इस्तेमाल सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए किया जाता है और इसके लिए सरकारी एक्शन के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का बंद होना या 2014 से अब तक 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंस रद्द किया जाना। और तो और सोर्स उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र करता है जिनके मुताबिक अमेरिका की चैरिटीज से संघ परिवार से जुड़े संगठनों को भी फंडिंग मिली है। अच्छा, अब आते हैं नोटबंदी पर। फिल्म में इसे पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के जाली नोटों को रोकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। लेकिन सोर्स आरबीआई के डेटा का हवाला देता है जिसके मुताबिक उस साल सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी का पता चला था। आप देखिए, 60,000 करोड़ और 43 करोड़, कितना बड़ा फर्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी में बंद हुए नोटों में से 99.3%, जी हां, 99.3% पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। तो सोर्स इस आंकड़े को सामने रखकर यह सवाल पूछता है कि फिर इस पॉलिसी का असली मकसद कितना पूरा हुआ? तो ये देखिए, दावे और हकीकत के बीच का ये जबरदस्त अंतर। एक तरफ फिल्म का दावा है 60,000 करोड़ रुपए का और दूसरी तरफ आरबीआई की फाइंडिंग सिर्फ 43 करोड़ रुपए। अब एनालिसिस के चौथे हिस्से पर चलते हैं, जो एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। जो नहीं दिखाया गया उसका क्या? मतलब प्रोपेगेंडा सिर्फ वो नहीं है जो बताया जाता है, बल्कि वो भी है जो जानबूझकर छिपाया जाता है। तो देखते हैं फिल्म में क्या क्या छोड़ दिया गया। सोर्स का मानना है कि सबसे पावरफुल एडवर्टाइजिंग टेक्निक वो नहीं जो दिखाई जाती है, बल्कि वो है जो दर्शकों से छिपाई जाती है। मतलब जिन फैक्ट से कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उन्हें आराम से नैरेटिव से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ये टाइमलाइन देखिए, 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान जाते हैं और नवाज शरीफ से मिलते हैं। इस घटना का फिल्म में कोई जिक्र नहीं है। सोर्स का तर्क है कि इसे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये फिल्म की जो एक सीधी सादी टकराव वाली कहानी है उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता, खासकर तब जब इसके ठीक 8 दिन बाद ही पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला हो गया था।
सोर्स कुछ और भी उदाहरण देता है जो फिल्म में नहीं दिखाए गए, जैसे ये दावा कि पुलवामा हमले से पहले 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स थीं जिन पर एक्शन नहीं लिया गया, या फिर अतीक अहमद की हत्या का मामला जिसे फिल्म में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है, जबकि सोर्स ये बताता है कि उन्हें संसद में श्रद्धांजलि दी गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं एनालिसिस के 5वें और आखिरी हिस्से पर, गैस लाइटिंग इफेक्ट। यहां आकर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं और सोर्स फिल्म के खिलाफ अपना सबसे गंभीर आरोप सामने रखता है। वो ये कि फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हम सबके अपने जिए हुए अनुभव को ही बदलने की कोशिश करती है। तो ये पूरा तर्क गैस लाइटिंग के कॉन्सेप्ट पर टिका है। गैस लाइटिंग, देखिए, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक तरीका है। इसमें किसी व्यक्ति या ग्रुप को उनकी अपनी याददाश्त, उनके अपने अनुभव और उनकी समझ पर ही शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और सोर्स का तर्क है कि यह फिल्म पूरे देश के साथ ही यही करने की कोशिश करती है। ये लोगों को यह बताने की कोशिश करती है कि वो घटनाएं जो उन्होंने खुद झेली हैं, जैसे नोटबंदी के दौरान एटीएम की लाइनों में लगना, वो कोई पॉलिसी फेलियर नहीं था बल्कि एक सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक था। मतलब ये लोगों की अपनी जीती जागती यादों को ही बदलने की एक कोशिश है। तो ये एनालिसिस आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई फिल्म सिर्फ दूर के इतिहास को ही नहीं बल्कि अपने दर्शकों के ताज़ा जिए हुए अनुभवों को ही दोबारा लिखने लगे तो उसका असली मकसद आखिर है क्या।